A very good morning to all of you. Welcome back to Ansarkari. So, continuing with your the GS3 economy series, today we are taking up this topic of deriving the demand curve from the indifference curve and the budget constraint, or you can understand it as budget line also. So, previous discussion में हमने properly we've taken up this topic of budget line, budget constraint क्या होता है, कैसे उसको हम graphically represent करते हैं, and how it basically changes also. So changes in terms of कैसे वो shift होता है, वो change in price, वो change in income. Alright, so वो सब clear करने के बाद हम already एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व, बट दैट वाज थ्रू द कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच. यहाँ पे हम डेरिवेशन समझने वाले हैं from indifference curve and the budget constraint. All right, and this is chapter number 2 from the class 12th NCERT of microeconomics. So this is under the theory of consumer behavior. So we're taking this forward. So let's start. So सबसे पहले we assume कि दो commodities हैं. इसी example से हम continue कर रहे हैं. Bananas and mangoes. So X1 symbol is for banana, X2 is for mango. Prices हमने assume कर लिए P1 dash and P2 dash respectively for banana and mango. सो अगर हम इस ग्राफ से स्टार्ट करेंगे, दिस इज पैनल नंबर ए, तो एक्स एक्सिस पे सबसे पहले बनानास की क्वांटिटीज है, वाई एक्सिस पे वी हैव क्वांटिटी ऑफ मैंगोज प्लॉटेड, एंड दिस इज you can see जो straight lines है, downward sloping straight lines हैं, these are the budget lines or the budget constraint, and जो curves देख रहे हो ये है indifference curve. तो लास्ट डिस्कशन में हमने ये भी समझा था कि कंज्यूमर के पास इतने सारे ऑप्शंस है, इतने सारे बंडल्स अवेलेबल है, अब कंज्यूमर के लिए ऑप्टिमम कौन से होने वाले हैं. तो हमने ये समझा था कि ऑप्टिमम बंडल वो होगा जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन टेंजेंट होंगे. सो यहाँ पे इन केस ऑफ दिस ए बी बजट लाइन, अगर हम बात करें ऑप्टिमम कंजम्पशन बंडल की फॉर द कंज्यूमर, तो दैट इज सी बंडल. ऑल राइट, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंसी पॉइंट पे सी बंडल लाई करते हैं. तो कंजम्पशन इक्विलिब्रियम जो है दैट एग्जिस्ट एट पॉइंट नंबर सी. नाउ वी सपोज कि प्राइस ऑफ बनाना जो P1 था या P1 डैश लिया था हमने, वो फॉल होता है टू P1 बार. सो अगर P1 बार बेसिकली प्राइस फॉल हो रहा है बनाना का, तो प्राइस फॉल होने के बाद बनाना की क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज होगी, एंड इनकम सेम रहती है, इनकम में कोई चेंज नहीं है. तो इसका मतलब क्या है कि जो कंज्यूमर है इट विल मूव टू हायर इंडिफरेंस कर्व एट पॉइंट नंबर डी. क्योंकि अगर हम इसको प्लॉट करें, इनिशियल जो प्राइस था P1 डैश था और जो क्वांटिटी डिमांडेड थी C पे दैट वाज X1 डैश. तो हम यहाँ पे डिमांड कर्व जो प्लॉट करेंगे थ्रू दिस अप्रोच ऑफ इंडिफरेंस कर्व इन द बजट लाइन, तो हम सिर्फ सिंगल कमोडिटी केस, एक ही कमोडिटी का केस प्लॉट कर सकते हैं एट ए टाइम जब हम 2D ग्राफ की बात कर रहे हैं या 2D डेरिवेशन द डिमांड कर्व की बात करते हैं. तो हेयर वी आर टेकिंग ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ the quantity demanded for bananas and price of bananas. So यहाँ पे सिर्फ हमारे लिए x axis relevant है, मैंगोज का केस अभी हम नहीं ले रहे फॉर द डिमांड कर्व. तो जो पहला बंडल था हम सबसे पहले उसको प्लॉट कर देंगे, जो सी बंडल था. X1 डैश क्वांटिटी डिमांडेड है बनाना की, तो एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटीज प्लॉट करेंगे, यहाँ पे प्राइस ऑफ बनानास रहेगा. सो दिस वाज द इनिशियल प्राइस, तो हमें एक पॉइंट मिल गया. सेकेंड हमने देखा कि अगर जो प्राइस ऑफ बनाना है वो ड्रॉप हो जाता है, तो ये हमने प्लॉट कर दिया जो फॉल इन प्राइस आया ऑफ बनाना. एंड इस पे हम देखेंगे ऑब्वियसली अगर प्राइस फॉल हो रहा है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ बनानास दैट वुड इंक्रीज. सो दिस वुड बी द न्यू इंक्रीज्ड क्वांटिटी. सो ये हो गया हमारा सेकंड बंडल जो है, ये बंडल सी हमने यहाँ पे प्लॉट किया, जो ये वाला बंडल सी यहाँ पे था. फिर ऑब्वियसली अगर प्राइस ऑफ बनाना फॉल हो रहा है तो कंज्यूमर विल मूव टू हायर इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि पहले बजट लाइन भी शिफ्ट होगी, क्योंकि अगर प्राइस फॉल हुआ है तो बजट लाइन विल शिफ्ट आउटवर्ड्स. ये भी हमने कल समझा था अच्छे से क्या फैक्टर्स हैं एंड कैसे मूवमेंट होगी इन दी बजट लाइन. सो न्यू बंडल आ जाता है बंडल नंबर डी, तो यहाँ पे हमने बंडल नंबर डी प्लॉट कर दिया. तो दो पॉइंट्स हमें मिल गए हैं. सिमिलरली अगर प्राइस और ज्यादा फॉल हो जाता है, दिस इज द न्यू प्राइस P1 कैप. सो अगर प्राइस ऑफ बनाना और ज्यादा फॉल हो जाता है तो उसकी डिमांड और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी. बट यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि बजट लाइन बाहर की साइड और ज्यादा मूव कर जाएगी प्राइस और फॉल होने के बाद, एंड कंज्यूमर और हायर इंडिफरेंस कर्व पे मूव कर जाएगा, जो होगा पॉइंट नंबर ई पे ऑप्टिमम बंडल. देन यहाँ पे हम इस ग्राफ में पॉइंट नंबर ई को भी प्लॉट करेंगे.
एंड जब हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे उसके बाद हमें ये डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व मिल जाएगा. सो दैट्स हाउ विल बी एबल टू डिराइव द डिमांड कर्व इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स थ्रू दिस अप्रोच ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड द बजट कॉन्स्ट्रेंट. आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हैं. नाउ अगर हम बात करें, दिस इज ऑब्वियसली क्लियर कि डिमांड कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो जो स्लोप है वो नेगेटिव स्लोप है. सो नेगेटिव स्लोप के पीछे अगर हम रीजन भी समझे तो हम इसको एक और अप्रोच से समझ सकते हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में अगर हम इसको ब्रेक करके समझे तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बेसिकली वी मीन बाय दिस कि अगर प्राइस फॉल हुआ बनाना का, प्राइस हैज फॉलन, तो कंज्यूमर विल सब्स्टिट्यूट मोर बनानास फॉर मैंगोज. सो कहीं ना कहीं जो डिमांड है ऑफ बनानास वो इंक्रीज होगी. या सब्स्टिट्यूशन, इसीलिए इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कि बनानास वर सब्स्टिट्यूटेड फॉर मैंगोज बिकॉज प्राइसेस ऑफ बनानास दे हैव फॉलन. सो दिस इज वन रीजन व्हाई डिमांड का वुड बी डाउनवर्ड स्लोपिंग. एंड दूसरा हो जाएगा इनकम इफेक्ट. इनकम इफेक्ट बेसिकली अगर प्राइस ऑफ बनानास ड्रॉप हुआ है तो जो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपकी इनकम सेम है बट अगर प्राइस फॉल हुआ है तो आपके पास कुछ अमाउंट ऑफ मनी स्टिल बच जाएगा, तो उसके थ्रू आपकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो रही है. एंड उसको हम बोलते हैं, अगर परचेजिंग पावर इंक्रीज हो रही है तो कहीं ना कहीं इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके पास इनकम इंक्रीज हुई. इनकम इंक्रीज नहीं हुआ, आई वुड नॉट यूज दैट टर्म, अदरवाइज इट विल लीड टू कंफ्यूजन. एग्जैक्ट टर्म यही होगा कि परचेजिंग पावर इंक्रीज. सो इसको हम बोलते हैं इनकम इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज. तो इसकी वजह से भी ऑब्वियसली वी कैन सी कि परचेजिंग प्राइस ड्रॉप होने से परचेजिंग पावर इंक्रीज हो रही है. परचेजिंग पावर इंक्रीज हो रही है तो डिमांड फॉर बनानास वुड आल्सो इंक्रीज. सो दिस इज आल्सो शोइंग नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर बनाना, एंड दैट इज व्हाई जो डिमांड कर्व है दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. ऑल राइट. सो आई होप कि दिस जो अप्रोच हमने समझी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट, ये रीजन भी आप लोगों को क्लियर है. अब मैं इसको आपको एक बार ग्राफ के थ्रू भी एक्सप्लेन करती हूँ. So here we have the graph for substitution effect and the income effect. So substitution effect में हम price movement जो देखेंगे या movement on the same graph देखेंगे. ये हमारे पास AB budget line है, ये हमारे पास second budget line है जब price of banana fall हो जाता है. यहाँ पे दूसरा केस है, here we have banana, हम अपने example से ही continue करेंगे. And here we have the mango. So इस commodity को भी cancel करके mango, यहाँ पे we'll plot the mangoes. So in case this is जो हमारी ओरिजिनल बजट लाइन है ऑफ AB. हमने देखा ओरिजिनल प्राइस था, सपोज दिस वाज द प्राइस ऑफ बनानास एंड यहाँ पे मैंगो की हमने क्वांटिटीज प्लॉट कर दी. सो ये हमारा ओरिजिनल बंडल था, बंडल नंबर 1. तो प्राइस ऑफ बनानास जो फॉल हुआ तो हम सेम बजट लाइन पे डाउनवर्ड की तरफ मूव कर जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे हमने प्लॉट करिए वाई एक्सिस पे क्वांटिटीज ऑफ मैंगो. तो क्वांटिटी ऑफ मैंगोज हमें कुछ गिव अप करनी पड़ेंगी फॉर एडिशनल बाइंग ऑफ बनाना. मतलब यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं बनानास विद द मैंगोज. सो जो मूवमेंट है फ्रॉम 1 टू पॉइंट नंबर 2, इसको हम बोलते हैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट. यू कैन सी this much amount of movement from 1 to 2 on the same budget line is representing the substitution effect. Then further second हमने बात करी थी income effect की. So point number 2 से पॉइंट नंबर 3 की जो मूवमेंट है वो डिपिक्ट कर रही है द इनकम इफेक्ट. सो अब इसको हम समझेंगे कि अगर प्राइस फॉल हो रहा है, बनाना का प्राइस और ज्यादा फॉल हुआ, तो जो बजट लाइन है वो आउटवर्ड मूव कर जाएगी, बिकॉज क्वांटिटी ऑफ बनानास जो डिमांड करेंगे दैट वुड इंक्रीज एंड कंज्यूमर वुड मूव टू मॉडल नंबर 3, क्योंकि परचेजिंग पावर इंक्रीज हो रही है. तो हायर आईसी पे आप मूव करोगे तो हायर लेवल ऑफ आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है बिकॉज ऑफ इनकम इफेक्ट. सो मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट नंबर 2 to 3 फ्रॉम दिस IC1 to IC2, इट इज रिप्रेजेंटिंग इनकम इफेक्ट. सो दिस मच मूवमेंट, ये हो गया इनकम इफेक्ट. ऑल राइट. और इसको कंबाइन करके हम बोलते हैं कि ये टोटल प्राइस इफेक्ट है. तो प्राइस इफेक्ट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड द इनकम इफेक्ट. आई होप so far things are clear to you. Coming back to this chapter, law of demand हम देख चुके हैं अच्छे से. So this is again graphical representation of this linear demand curve. So linear demand curve, this is basic
इक्वेशन ऑफ हाउ यू कैन रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली। तो Q होता है क्वांटिटी डिमांडेड, A हो गया दिस हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट फ्रॉम ओरिजिन टू दिस पॉइंट, एंड माइनस B हो गया स्लोप ऑफ दिस डिमांड कर्व, माइनस B हो गई स्लोप। माइनस आपको मैंने कल भी बताया था, माइनस रिप्रेजेंट्स द डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। अगर पॉजिटिव, अगर सपोज कर्व वुड हैव बीन इन दिस मैनर, तो प्लस B हम बोलते दिस इज द स्लोप। सो प्लस एंड माइनस इज फॉर द डायरेक्शन ऑफ द कर्व, एंड P हो गया यहाँ पे प्राइस। सो क्वांटिटी और प्राइस के बीच में तो रिलेशनशिप होता ही है जो डिमांड कर्व प्लॉट करते हैं। A हो गया इंटरसेप्ट, माइनस B हो गया स्लोप। ऑलराइट, मूविंग टू नॉर्मल एंड इंफीरियर गुड्स। नाउ हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ गुड्स क्या क्या होते हैं। नेचर ऑफ गुड्स, सो यहाँ पे प्लीज पे फुल अटेंशन। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें एक साथ लेके आएंगे और उनको समझेंगे। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी आएगा, इनकम इफेक्ट भी आएगा, एंड ऑब्वियसली रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड, प्राइस एंड डिमांड, वो सब आएगा। डिमांड कर्व कैसे होगा फॉर दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स, तो सब हम एक जगह लेके आएंगे। सो प्लीज बी अटेंटिव हियर व्हाइल आई एम एक्सप्लेनिंग यू द थिंग्स। तो नॉर्मल गुड्स अभी जितना भी हमने समझा दैट वाज कंप्लीटली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉर्मल गुड्स का केस ही हम समझ रहे थे। सो सपोज अगर हम नॉर्मल गुड्स की बेसिक डेफिनेशन की बात करें, तो क्वांटिटी ऑफ अ गुड दैट इज डिमांडेड बाय द कंज्यूमर, इट कैन इंक्रीज और इट कैन डिक्रीज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू आपकी इनकम कैसे चेंज हो रही है। तो अगर सपोज करो आपकी इनकम इंक्रीज हुई, तो अगर क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड पर्टिकुलर गुड की इंक्रीज हो रही है, अगर आपकी इनकम इंक्रीज हुई, तो इन दैट केस इट वुड बी अ नॉर्मल गुड। ऑलराइट, सिंपल, मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इनकम इंक्रीज हो रही है और क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है किसी पर्टिकुलर गुड की, तो मतलब दैट इज अ नॉर्मल गुड। दूसरा है इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड के केस में अगर सपोज आपकी इनकम इंक्रीज हुई, इनकम हैज इंक्रीज्ड, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी किसी पर्टिकुलर गुड की, अगर वो फॉल हो रही है क्योंकि इनकम इंक्रीज हुई, तो दैट इज द केस फॉर इंफीरियर गुड। यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन चेंज इन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड के केस में। अब हम बात करेंगे गिफन गुड के बारे में। तो गिफन गुड जो होता है वो एक बोल सकते हैं सब कैटेगरी है ऑफ इंफीरियर गुड ओनली। सो गिफन गुड के केस में बेसिकली जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ऑल्टरनेटिव गुड नहीं है टू सब्सटीट्यूट अगर आपका प्राइस चेंज हो रहा है ऑफ दिस गिफन गुड, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको स्टिल विल हैव टू स्टिक टू गिफन गुड ओनली। सो यहाँ पे हमें एक्सप्लेनेशन है in terms of substitution effect and the income effect. So suppose if the substitution effect stronger है than the income effect, तो demand for the good and the price of the good it would be inversely related. And अगर income effect ज़्यादा strong है, income effect is more stronger than the substitution effect, then it becomes a case of given good. तो गिफन गुड के केस में अगर मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाऊं, आज के केस में टमाटोज, टमाटो इज द बेस्ट एग्जाम्पल। सो हम देख रहे हैं कि टमाटो के प्राइसेस जो है कितना ज्यादा इंक्रीज हुए, बट स्टिल डू यू सी कि डिमांड उनकी बहुत ज्यादा कम हो गई है? नो, दैट इज नॉट द केस, क्योंकि कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। हम टमाटोज को किस और कमोडिटी के साथ सब्सटीट्यूट करें, तो वी कैन से कि टमाटो इज वन ऑफ द गिफन गुड्स। सो अदर एग्जाम्पल अगर गिफन गुड की बात करें तो सिंपल लाइफ में जो स्टेपल्स हो गए, ब्रेड्स, वीट की आप बात कर सकते हो, वीट, राइस, टोमेटोज, जो बेसिक कमोडिटीज हैं जो हमें एवरीडे चाहिए होती हैं। सो दैट ऑल ऑफ देम आर द गिफन गुड। सो गिफन गुड के केस में कि कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है, एंड अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड भी इंक्रीज होगी। So this is the relationship between price and quantity demanded in case of given good. Positive relationship है, income effect stronger होता है than the substitution effect. तो इस केस में अगर मैं बात करूं डिमांड कर्व की शेप क्या होगी, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे हमने प्लॉट किया प्राइस एंड एक्स एक्सिस पे हमने प्लॉट की डिमांड, दिस इज द ओरिजिन। सो अगर इनिशियली दिस वाज द प्राइस, यहाँ पे ये ओरिजिनल प्राइस था एंड न्यू प्राइस आया इस लेवल पे,
तो मतलब प्राइस इंक्रीज हुआ और हमने बोला कि प्राइस इंक्रीज होने के बाद भी डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिमांड इस तरफ मूव कर रही है। तो एक बंडल ये हो गया, एक बंडल हमारे पास ये हो गया, एंड जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो वील गेट एन अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। तो गिवन गुड्स के केस में डिमांड कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। ऑल राइट, और एग्जाम्पल ऑफ इंफीरियर गुड्स की अगर मैं बात करूँ तो मिलेट्स या कोर्स सीरियल जिनको हम बोलते हैं, दैट बिकम्स द एग्जाम्पल ऑफ इंफीरियर गुड्स। ठीक है, अभी हम इसका सबसे पहले एक बार मैं ग्राफिकली और आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो फर्स्टली लेट्स अंडरस्टैंड दिस चार्ट। इतना हम देख चुके हैं ऑलरेडी, नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड एंड गिवन गुड। ओके, गिव मी अ मोमेंट। सो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। क्या नेट इफेक्ट होगा, प्राइस इफेक्ट क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में से कौन सा स्ट्रॉन्गर है। सो नॉर्मल गुड के केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सपोज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अगर फॉल इन प्राइस ऑफ गुड एक्स हो रहा है तो क्या इम्पैक्ट होगा। सो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में अगर प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल हुआ है तो आप उस पर्टिकुलर गुड की जो क्वांटिटी डिमांड है आप ज्यादा करोगे, तो इट वुड लीड टू इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में भी प्राइस फॉल हुआ है तो परचेसिंग पावर आपकी इंक्रीज होगी, तो अगेन वहां पे भी इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स देखा जाएगा। तो यहाँ पे जो प्राइस इफेक्ट है दैट इज पॉजिटिव। ऑल राइट, दैट्स पॉजिटिव। इंफीरियर गुड की अगर हम बात करें तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में भी हमें यही देखने को मिलेगा, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड देखी जाएगी, बट इनकम इफेक्ट में डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स होगा। और इंफीरियर गुड के केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है देन द इनकम इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव है ओवरऑल जो इम्पैक्ट आएगा। गिवन गुड के केस में हमने देखा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड भी इंक्रीज होगी। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोल रहा है कि इट वुड लीड टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इनकम इफेक्ट बोल रहा है कि डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड होगी इन केस ऑफ द गिवन गुड। सो यहाँ पे इनकम इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर है देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ओवरऑल इम्पैक्ट नेगेटिव होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है, एंड आप स्टेबल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो फॉर रिविजन अगर आपको रिक्वायर्ड है, क्योंकि एवरीथिंग इज एट वन प्लेस, so you can take the screenshot. Now we'll move on to the graphs for these different types of goods. So ये हो गया गिवन गुड का केस, ये मैंने आपको प्लॉट करके भी दिखाया था। अगर हम बात कर रहे हैं कि प्राइस इंक्रीज हुआ फ्रॉम 10 रुपीज टू 20 रुपीज, सो क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज होगी इन केस ऑफ द गिवन गुड। एंड अब आप जब पॉइंट नंबर ए और बी को ज्वाइन करोगे तो डिमांड कब आएगा, वो अपवर्ड स्लोपिंग आएगा फॉर गिवन गुड। इंफीरियर गुड के डिमांड कर्व की अगर हम बात करें तो इंफीरियर गुड के केस में हमने देखा था इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनकम एंड द क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में रिलेशनशिप। सो अगर सपोज आपकी इनकम इंक्रीज हुई है फ्रॉम y टू y1, ओके लेट मी सिलेक्ट द पेन। अगर आपकी इनकम इंक्रीज हुई है फ्रॉम y टू y1, इनिशियली आप यहाँ पे थे, इतना आप कंज्यूम कर रहे थे, आपकी इनकम y थी, क्वांटिटी डिमांडेड q थी, तो इनकम इंक्रीज हो गई टू y1। तो इंफीरियर गुड के केस में हमने क्या देखा था कि इनकम इंक्रीज होने के बाद क्वांटिटी डिमांडेड फॉल होएगी, तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हुई टू Q1 लेवल। सो ये दो बंडल्स हमें मिल गए। आप जब इनको ज्वाइन करोगे तो आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व मिलेगा इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। वेबलिन गुड्स की पहले मैं आपको डेफिनेशन अगर बताऊं तो ये होते हैं टाइप ऑफ लग्जरी गुड के अंडर जो सबसेट होता है। तो इसमें बेसिकली अगर डेफिनेशन में आप लोगों को एक्सप्लेन करूं तो बेसिकली जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो इनकी क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज होगी। अगेन यहाँ पे भी पॉजिटिव रिलेशनशिप है। सपोज आप डायमंड्स की बात करो तो इस केस में बेसिकली ये होता है कि यू फेवर, अगर मतलब लग्जरी गुड्स में यही होता है कि अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो आप ज्यादा डिमांड करने लग जाओगे, क्योंकि ओनली हैंडफुल ऑफ पीपल वुड बी हैविंग दी परचेजिंग पावर या अफोर्डेबिलिटी टू बाय दोज लग्जरी गुड्स। तो दैट इज काइंड ऑफ अ मेंटल पीस फॉर फ्यू पीपल, दिस इज साइन ऑफ कंज्यूमरिज्म, मटीरियलिज्म, बट हम यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में रिलेशनशिप समझ रहे हैं। सो इसका डिमांड कर्व जो होगा वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा। अगर हमने यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस था, ये हमारा ओरिजिनल कंजम्पशन बंडल था, ये इतना हम क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, दिस वाज आवर ओरिजिनल प्राइस,
and price has now increased. Suppose P1 प्राइस हो गया, इंक्रीज हो गया है प्राइस, सो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है लग्जरी गुड की, सपोज यहाँ हम डायमंड्स का एग्जांपल लें तो Q1 क्वांटिटी इंक्रीज हमने देखने को मिली, एंड ये दो पॉइंट्स हम ज्वाइन करेंगे तो वी गेट दिस अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व. ऑलराइट, सो आई होप कि यहाँ तक आपको जो नेचर ऑफ गुड्स हमने समझा दैट इज क्लियर टू यू. नाउ लेट्स मूव बैक टू एनसीईआरटी. अब हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मतलब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स एंड परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स. सो हेयर इन अगेन सबसे पहले आपको डेफिनेशन समझना इंपॉर्टेंट है. रिलेशनशिप हम देखेंगे, प्राइस चेंजेस होते हैं तो कैसे क्वांटिटी डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ते हैं. तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमेशा वो गुड्स होते हैं जो दोनों साथ में यूज किए जाते हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, टी और शुगर, सॉक्स एंड शूज साथ में आप यूज करते हो, कार एंड पेट्रोल साथ में यूज की जाती है, पेन और इंक साथ में यूज की जाती है. सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. अगर अब हम देखें इसमें रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, तो अगर सपोज करो कि जो प्राइस ऑफ शुगर है वो इंक्रीज हो गया, तो आपको क्या लगता है अगर शुगर का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड ऑफ टी पे क्या इम्पैक्ट होगा? अगर कोई चीज महंगी हो रही है तो ऑब्वियसली डिमांड पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है. तो अगर शुगर इंक्रीज हो गया, जो हम बोल सकते हैं वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स है टू मेक टी, तो टी की डिमांड फॉल हो जाएगी. तो यहाँ पे हमने देखा इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. सो जो डिमांड फॉर अ गुड है इट मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड. मतलब प्राइस ऑफ शुगर और डिमांड ऑफ टी के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है. सो टी एंड कॉफी. अब हम बात करते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स. टी और कॉफी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं. मतलब सपोज करो अगर टी आपको लगता है एक्सपेंसिव हो रही है तो आप उसको सब्स्टिट्यूट कर लोगे, आप टी का कंजम्पशन रिड्यूस कर दोगे, कॉफी का कंजम्पशन आप इंक्रीज कर दोगे. तो आपने बेसिकली कॉफी को सब्स्टिट्यूट कर दिया विद टी. सो यहाँ पे हम देखेंगे कि सपोज अगर प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीज हो रहा है, तो प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीज हो रहा है तो कंज्यूमर्स दे विल शिफ्ट टू कंजम्पशन ऑफ टी, क्योंकि टी के प्राइसेस जो हैं, सॉरी कॉफी के प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज हो गए हैं. सो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या देखा, अगर प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीज हुआ तो डिमांड ऑफ टी इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे है पॉजिटिव रिलेशनशिप. तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या समझना है, हम दो गुड्स की बात कर रहे हैं साथ में, और उनका सपोज एक गुड के प्राइस में चेंज हुआ तो दूसरी गुड की क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, हम उसको एनालाइज कर रहे हैं. सो दिस बिकम्स द एग्जांपल फॉर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स. आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर है. अब हम बात करेंगे कि शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. ओके, सबसे पहले हम एक बार ये डिमांड कर्व और देख लेते हैं, शेप ऑफ डिमांड कर्व फॉर द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सो ये है शेप ऑफ द ग्राफ फॉर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. तो यहाँ पे आप परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में देख सकते हो जो डिमांड कर्व है दे आर डाउनवर्ड स्लोपिंग. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में दे आर एल शेप्ड. सो आप इसको अभी के लिए इतना बस यू कैन जस्ट रिमेम्बर दिस थिंग. नाउ विल टॉक अबाउट कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व किस केस में होता है. सी ये पूरी इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व होता है एंड हम बोल सकते हैं टर्निंग ऑफ द डिमांड कर्व, मतलब मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. तो जब मैं शिफ्ट की बात कर रही हूँ, सपोज ये हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व है एंड इधर इट कैन शिफ्ट आउटसाइड और इट कैन शिफ्ट इनसाइड. सो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट शिफ्ट. ये होता है शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व का मतलब. एंड जब मैं अब आपको बोल रही हूँ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, तो उस केस में हम एक ही डिमांड कर्व के अक्रॉस अपवर्ड मूवमेंट, बेसिकली इसके अलोंग अपवर्ड मूवमेंट और इसके लॉन्ग डाउनवर्ड मूवमेंट की बात करते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे कि क्या फैक्टर्स हैं जिनके चेंज होने की वजह से डिमांड कर्व शिफ्ट होता है. तो यहाँ पे मतलब पूरा गेम इट इज अबाउट कि कौन से फैक्टर में चेंज की वजह से या तो शिफ्ट होगा या सेम कर्व के ऊपर मूवमेंट होगी अपवर्ड और इधर डाउनवर्ड. तो हम जब भी अज्यूम करते हैं इकोनॉमिक्स में कुछ भी अजम्पशन हो, तो जो फैक्टर्स हमने अज्यूम करे हैं कि वो चेंज नहीं होंगे, अगर उनमें चेंज होता है तो हमेशा कर्व में शिफ्ट होती है. तो लॉ ऑफ डिमांड जब हम रीड कर रहे थे, जब हम उसको अंडरस्टैंड कर रहे थे, तो हमने तब अज्यूम किया था कि जो प्राइस है बाकी सारे गुड्स के, इनकम जो है कंज्यूमर की,
और जो कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं वो हमने अज्यूम कर लिए कि दे आर फिक्स्ड, उनमें कोई चेंज नहीं है। हमने सिर्फ एनालिसिस किया था कि प्राइस में चेंज होने से डिमांड में क्या चेंज हो रहा है। लॉ ऑफ डिमांड की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो जब ये जो 3 फैक्टर्स हैं अगर इनमें चेंज होगा तो डिमांड कर्व में हम शिफ्ट देखेंगे। तो लेट्स सपोज पहला फैक्टर जो हमने अज्यूम किया था कि ये कांस्टेंट रहेगा, इनकम सपोज करो इंक्रीज हो रही है कंज्यूमर की। तो नॉर्मल गुड्स के केस में जो डिमांड कर्व है वो बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, या हम उसको बोलेंगे राइटवर्ड शिफ्ट। मतलब here we have the ग्राफ। नॉर्मल गुड्स के केस में आउटसाइड शिफ्ट देखी जाएगी क्योंकि इनकम इंक्रीज हो रही है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज होगी। बाहर की तरफ शिफ्ट होने का मतलब है कि डिमांड इंक्रीज हो रही है। और अगर हम इंफीरियर गुड्स की बात करें तो हमने देखा था रिलेशनशिप बिटवीन इनकम चेंज एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। तो अगर इनकम इंक्रीज हो रही है और इंफीरियर गुड्स की हम बात कर रहे हैं तो डिमांड में फॉल आएगा, तो जो डिमांड कर्व है वो लेफ्टवर्ड या इनसाइड शिफ्ट हो जाएगा। नाउ सेकेंड फैक्टर जो हमने अज्यूम किया था दैट वाज प्राइस ऑफ अदर गुड्स। मतलब यहाँ पे जिस क्वांटिटी डिमांडेड, जिस गुड की क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस की हम बात कर रहे हैं, उसके अलावा जो बाकी सारे गुड्स एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में, सपोज उनके प्राइस में हमें चेंज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स की और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। तो सपोज वी सी कि यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर प्राइस ऑफ अदर गुड्स चेंज हो रहे हैं तो मतलब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स की अगर हम बात करें तो अगर सपोज वन गुड जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, या एग्जांपल लेके अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, टी एंड कॉफी का हमने एग्जांपल लिया था। तो अगर प्राइस ऑफ टी इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस केस में जो हमारा डिमांड कर्व होगा वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा एंड इट विल शिफ्ट आउटसाइड। तो अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है हमारा, तो इसलिए इसमें जो राइटवर्ड शिफ्ट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, या आउटवर्ड शिफ्ट इसको हम आउटवर्ड नहीं, इसको हम बोलेंगे डाउनवर्ड शिफ्ट, या आउटवर्ड शिफ्ट या आप राइटवर्ड शिफ्ट भी बोल सकते हो। मतलब बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि कौन से डायरेक्शन में वो शिफ्ट होगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में हमने देखा था, एग्जाम्पल लिया था ऑफ शुगर एंड टी। तो शुगर एंड टी के केस में अगर प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज हो रहा है एंड तो ऑब्वियसली जो टी की डिमांड है वो भी फॉल हो जाएगी। तो इस केस में डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व रहेगा। सो यहाँ पे हम डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं, सॉरी मैंने परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केस में भी आपको शेप दूसरी बता दी। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में जो हमने शेप देखी थी वो ये थी, तो इसमें आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड द राइटवर्ड शिफ्ट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में एल शेप्ड है, तो इसमें इंक्रीज जब इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा तो दिस वुड बी द आउटवर्ड शिफ्ट एंड द राइटवर्ड शिफ्ट। एंड जब हम प्रेफरेंसेस में चेंजेस की बात कर रहे हैं तो प्रेफरेंसेस में सपोज फेवरेबल चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली राइटवर्ड शिफ्ट होगा डिमांड कर्व। एंड यहाँ एग्जांपल ले, सपोज आइसक्रीम का एग्जांपल ले, तो यहाँ पे प्रेफरेंसेस चेंजेस की हम बात कर रहे हैं तो समर सीजन में ऑब्वियसली आइसक्रीम की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, प्रेफरेंस फेवरेबल हो जाती है आइसक्रीम के लिए, तो यहाँ पे राइटवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो जैसे कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही थी कि शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व एंड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व हमेशा उस केस में होती है जब भी हम जिन दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं। सो डिमांड कर्व के केस में ऑलरेडी हम स्टडी कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो अगर प्राइस में कोई भी चेंज होगा तो हमेशा मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होगी। इधर सपोज अगर यहाँ पे हो तो या तो आपकी मूवमेंट यहाँ पे हो सकती है, आप इस पॉइंट पे मूव कर सकते हो, या फिर आप डाउनवर्ड मूव कर सकते हो। सो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूँ, सपोज प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं इस लेवल से इस लेवल तक, यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हुआ अपवर्ड्स, सो क्वांटिटी डिमांडेड आपकी फॉल हो जाएगी। So this is simply showing movement upwards along the demand curve because of increase in the price change. Now अभी तक हम जितना भी स्टडी कर रहे थे, जितना समझ रहे थे मार्केट डिमांड के कंज्यूमर डिमांड के बारे में, वो सारा था इंडिविजुअल लेवल पे। अब हम बात करेंगे मार्केट डिमांड की। सिंस मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, दे आर टेकिंग डिसीजंस, दे आर इन्फ्लुएंसिंग द अमाउंट ऑफ मार्केट डिमांड, दे आर इन्फ्लुएंसिंग द प्राइस लेवल। तो मार्केट डिमांड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे?
तो मार्केट डिमांड की जब हम बात करते हैं, सो सपोज अ पर्टिकुलर प्राइस पे इट इज द टोटल डिमांड ऑफ जितने भी कंज्यूमर्स मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, व्हेन वी टेक ऑल ऑफ देयर डिमांड्स टुगेदर, उसको एड अप करके हमें मिलती है मार्केट डिमांड। तो इस केस में अगर सपोज हम अज्यूम करते हैं कि पूरी मार्केट में सिर्फ 2 कंज्यूमर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो आप कैसे मार्केट डिमांड कैलकुलेट करोगे? तो ग्राफिकली ये है कंज्यूमर 1 का डिमांड कर्व, ये है कंज्यूमर 2 का, एंड ये हो गया मार्केट डिमांड कर्व। ऑलराइट, तो अब हमें मार्केट डिमांड कर्व कैसे मिला? इन दोनों इंडिविजुअल्स के डिमांड कर्व के थ्रू। तो सपोज प्राइस पी डैश पे ये क्वांटिटी है, कंज्यूमर 1 जो डिमांड कर रहा है, सेम प्राइस पे कंज्यूमर 2 इतनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है। अब इनकी वैल्यूज अलग हो सकती है क्योंकि सिंबल्स दोनों के अलग हैं। तो जब आप इस क्वांटिटी को और इस क्वांटिटी को ऐड कर दोगे, आपको फाइनली मिल जाएगी मार्केट डिमांड एट सेम प्राइस पी डैश प्राइस पे। तो सिंपल लॉजिक यही है कि आपको एड अप करनी है टोटल क्वांटिटी अगर आपको चाहिए मार्केट डिमांड की। सो यहाँ पे अगर हम ग्राफिकली बात करें, सिर्फ ग्राफ्स के थ्रू आप कैसे मार्केट डिमांड डिटरमाइन कर सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं यू जस्ट एड अप हॉरिजॉन्टली, एड अप द इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल समेशन। तो सम करके you get this market demand curve through horizontal summation. So this is it for this session. Next session में हम बात करेंगे elasticity of demand curve की, जो भी बाकी सारे associated variables हैं with this. एंड आई होप कि यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हमने समझे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राफ लेके समझा हमने, नेचर ऑफ गुड्स को समझा, डिफरेंट नेचर ऑफ गुड्स क्या होते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड, उनके डिमांड कर्व की शेप्स कैसे डिफरेंट होती है, हमने एग्जाम्पल लेके भी समझा, एंड फिर हमने लास्टली बात करी मार्केट डिमांड के बारे में। सो that's all, and do subscribe to Ansarkari and stay tuned for further parts of the series under GS3 economy for conceptual clarity, and do hit the like button for this video as well if you are gaining something out of them and if you are gaining some clarity and more clear understanding. So thank you so much.